अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई सुबह के साथ हन्नान बुखारी का आपकी खिदमत में सलाम पेश है। दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, शहर फैसलाबाद का मौसम तो खुशगवार है, लेकिन दर्जा हरारत अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। सूरज की किरणें शहर फैसलाबाद को कुछ इस तरह से आगोश में लेती है कि दर्जा हरारत की शिद्दत कमी की शिद्दत जो पहले थी वो अब नज़र नहीं आती। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री जबकि कम से कम जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासब 66% रहेगा और इसके साथ साथ हवा 2 नॉट की रफ्तार से चल भी सकती है और साकत भी बाज़ात रह सकती है। इसलिए आने वाले दिनों के अंदर जो है वो दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ेगा, लेकिन मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। तो सूरज की किरणों में चाय की चुस्कियों के साथ सुबह सुबह मौसम के मज़े को जो है बहुत सारे शहरियों की जानिब से दुबाला किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसा कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उसे ज़ाया मत होने दें, वीडियो बनाएं उसकी और व्हाट्सएप करें हमें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। हम आपका टैलेंट दुनिया को दिखाएंगे और अगर आप वायरल होते हैं तो जनाब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको उस फील्ड के अंदर मिल सकती है। जैसा कि अगर आपके अंदर एक्टिंग के स्किल्स हैं तो एक्टिंग के अंदर आपको चांस मिल सकता है, सिंगिंग के स्किल्स हैं तो अच्छा गाना बना सकते हैं आप, पेंटिंग के स्किल्स हैं तो आपको नुमाइश लगाने में हम हेल्प प्रोवाइड करेंगे। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ अगर सालगिरह यानी आपकी खुशियाँ जो है उसकी वीडियो 30 सेकंड की बना के आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपकी खुशियों में शामिल होंगे, वो वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा के। तो आज जनाब हमें मोहम्मद यूसुफ हैं, बहुत ही प्यारे और क्यूट से बच्चे हैं जिनकी सालगिरह है। पहले तो मैं उनको विश करना चाहूँगा, हैप्पी बर्थडे टू यू यूसुफ। और ख़ास तौर पे दुबई से उनकी वीडियो जो है हमें मौसूल हुई है, तो हम आपको वीडियो दिखाते हैं उनकी सालगिरह की सेलिब्रेशंस की। बहुत बहुत मुबारक हो यूसुफ आपको सालगिरह, और हम दुआ करते हैं कि बड़े होके आप एक अच्छे इंसान बने और अपने वालिदैन के लिए फ़ख्र का मुकाम बने। लेकिन इसके साथ साथ आपकी क्यूटनेस जो है उसने आपकी तारीफ़ करने पे ज़रूर हमें मजबूर किया है। माशाल्लाह बहुत क्यूट बच्चा है और हम दुआ करते हैं कि इसका मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो। आगे बढ़ते हैं जनाब, हमें एक और टैलेंट की वीडियो मौसूल हुई है। वीरा खान हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि ज़बरदस्त तरीके से गाना गुनगुना रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। जरा दिल किसी से लगा कर तो देखो। वीरा खान, बहुत ज़बरदस्त आपने गाना जो है वो गुनगुनाया और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के गाए गए कवाली को या गाने को गुनगुनाना कोई आसान काम नहीं होता और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको निभाया। तो कंटिन्यू रखें अपने इस शौक़ को और मज़ीद इसके ऊपर वर्किंग करें, अपनी आवाज़ को मज़ीद निखारें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, शहर फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो टाइफाइड की वैक्सीनेशन जो है वो महकमा हेल्थ की तरफ से अब लगाई जाएगी। बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से कैंपेन लॉन्च कर दी गई है जिसके तहत बहुत सारे बच्चों को अब वैक्सीनेशन टाइफाइड की भी लगाई जाएगी। और इसके मद में कितने बच्चों को ये टाइफाइड की वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, उसके पीछे क्या वजूहत हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2 सालों से ये देखने में आ रहा है कि टाइफाइड की जो अदवायात हैं, ड्रग्स हैं, उसके रेजिस्टेंट ये स्ट्रेन होती चली जा रही है और इसके बावजूद भी टाइफाइड के केसेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इनकी क्या वजूहत हैं, कितने बच्चों को वैक्सीन लगेगी और इसके साथ साथ हर साल इसकी क्या रूटीन होगी, इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा मौजूद होंगे जो कि CEO हैं हेल्थ के, तो आपको सर वेलकम करते हैं। और इनके साथ साथ डॉक्टर बिलाल हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि DHO हैं, आपको भी सर वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले मैं चाहूँगा डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा की तरफ चलें और वैक्सीनेशन के हवाले से पूछें। सर, कितने केसेस बढ़े हैं गुज़िश्ता चंद सालों से? ये भी सुनने में आ रहा है कि इसकी स्ट्रेन शायद म्यूटेट हो गई है, इस वजह से ड्रग रेजिस्टेंट बन गई है ये। देखिए जी, टाइफाइड एक डेडली बैक्टीरियल डिजीज़ है और जिसकी बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉम्प्लिकेशंस रिपोर्ट हो रही थी और उसमें जो मैक्सिमम एज ग्रुप डाटा के मुताबिक इफेक्ट हो रहा है वो 1 साल से 15 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं उनके केसेस कॉम्प्लिकेशंस के साथ ज़्यादा आ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो डिफरेंट फैंसी ड्रग्स रूटीन में यूज़ होती हैं उनके अगेंस्ट इस वक्त पेशेंट्स में रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है और उससे मरीज़ सेहतयाब नहीं हो रहा है और उसके रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा जो है बर्डन डिजीज़ का हॉस्पिटल्स पे केस लोड बढ़ रहा है और कॉम्प्लिकेशंस के साथ परफोरेशंस और इस तरह की दूसरी कॉम्प्लिकेशंस के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताएं कि अब स्ट्रेटजी क्या गवर्नमेंट की तरफ से रखी जाएगी, कितने बच्चों को वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी इसकी? मैं समझता हूँ जी, देखें फैसलाबाद की हद तक नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पंजाब की हद तक ये एक गेम चेंजर वाली इनिशिएटिव है जिसमें फैसलाबाद उन 12 पायलट डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल है। उसमें हम 17 लाख और
कम बेश 25,000 के करीब बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे। इसमें इंजेक्शन फॉर्म में ये वैक्सीनेशन है और उसमें जो टारगेट एज ग्रुप है वो हमारा 9 माह की उम्र से लेके 15 साल तक की एज के जो बच्चे हैं उनको हम वैक्सीनेट करेंगे। हमारी टीमें उसका सारा प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग और जो सारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, ये हम 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक हमारी टीमें जो हैं वो लोगों के डोर स्टेप तक ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगी। हमारी टीमें डोर टू डोर वैक्सीनेशन इसमें नहीं करेंगी, बल्कि हमारे आइडेंटिफाइड किट स्टेशंस हैं जिसमें स्कूल्स होंगे, 2 दिन स्कूलों में काम करेंगी और उसके अलावा जो हमारे किट स्टेशंस आइडेंटिफाइड हैं वहाँ पे हमारी टीमें जो ट्रेंड स्किल्ड पर्सनस हैं वो वहाँ बैठ के वो उन बच्चों को, उन टारगेट एज ग्रुप वालों को वैक्सीनेशन के इंजेक्शन लगाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, WHO और इसके साथ साथ दीगर जो NGOs हैं उनका क्या किरदार होगा इसमें? इसमें देखिए सारी जितनी भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है या उस पर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो सारी WHO, यूनिसेफ और बाकी जितनी डोनर एजेंसीज़ हैं, मेन बड़ी जो मैंने जैसे जिक्र किया यूनिसेफ और WHO का, ये 2 जो मेन डोनर एजेंसीज़ हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। उन्होंने इसको प्रोक्योर करने में और यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुँचाने में हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये फर्स्ट कैंपेन जो हमारी है 12 डिस्ट्रिक्ट्स में होगी, जिसमें फैसलाबाद भी शामिल है। 15 दिन के लिए हम इन टाइफाइड के अगेंस्ट जो है वो बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ये कैंपेन 1 फरवरी से 15 फरवरी तक जो है वो जारी रहेगी, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जाके जो है बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर बिलाल भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर बिलाल से पूछते हैं, सर क्या कहेंगे, इसकी वैक्सीनेशन काफ़ी महंगी भी है, आम शख्स इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, ऊपर से महंगाई का दौर भी जा रहा है, तो आप इस हवाले से भी लोगों को अवेयर करें कि अपने बच्चों को ये लाजमी तौर पर लगाएं, उनकी सेहत के लिए ये कितना ज़रूरी है? जी हनान, बहुत शुक्रिया आज आपने बुलाया। और बेसिकली 2 साल से टाइफाइड के ऊपर काम हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से 4 जो हॉस्पिटल्स थे पंजाब में उनको सेंटिनल साइट्स बनाया गया, जिनमें एक अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद भी था, कि जो भी टाइफाइड के केसेस आ रहे थे वो सब उनका डाटा, उनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी और देख रहे थे कि कहाँ कहाँ से किस एरिया से आ रहे हैं और किस एज ग्रुप से आ रहे हैं। उसकी जब कंपाइलेशन की WHO की तरफ से 4 साइट्स बनाई गई थी, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी साथ थी। उसमें फिर जो डाटा एनालिसिस हुआ तो पता चला कि ये 15 साल तक की एज के जो बच्चे आ रहे हैं उनके अंदर ज़्यादा टाइफाइड जो है वो हो रहा है। बिकॉज जब तक बच्चा माँ की गोद में होता है उस वक्त तक तो वो बिल्कुल सेफ रहता है। जब वो क्रॉलिंग स्टार्ट करता है या चलने लगता है, ज़मीन पे हाथ लगाता है, तो वही हाथ, बिकॉज ओरोफेकल डिजीज़ है, अपने हाथों से हम जरासीम मुंह के अंदर लेके जाएंगे। तो फिर ये देखा कि 9 माह से लेके तो 15 साल तक की एज के जो बच्चे हैं इसको टारगेट ग्रुप बनाया गया इसके अंदर। और पिछले तकरीबन 2 माह से हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे, बिकॉज हमें गवर्नमेंट की तरफ से बता दिया गया था कि हम कंपेन करने जा रहे हैं टाइफाइड की। बेसिकली ये कंपेन पिछले साल होनी थी कोविड से पहले, लेकिन कोविड की वजह से फिर वो सारी चीज़ें जैसे लेट हो गई, थोड़ी सी कंपेन भी लेट हुई। तो वो सारी कंपेन की तैयारी जो की उसमें उसके अंदर हमने अपना टारगेट निकाला कि हमारा इतना टारगेट, तकरीबन 17.25 लाख का टारगेट सिर्फ फैसलाबाद का बनेगा। ओवरऑल तो ये पूरे पंजाब की कंपेन थी और ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपेन थी। पहले एक कंपेन पाकिस्तान में सूबा सिंध में हो चुकी है जिसमें तकरीबन 6 लाख के करीब बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन लगाए गए टाइफाइड के, और ये पंजाब की थी। अब आप देखें कि सिर्फ 17.5 लाख सिर्फ फैसलाबाद में, और ये 12 ज़िलों में तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब बच्चे बन जाएंगे जिनमें ये पहली फेज़ में हो रही है। और जो बाकी ज़िले बचेंगे उनमें मई में ये कंपेन चलेगी दोबारा। एक तो ये चीज़ थी उसके अंदर कि केसेस कैसे आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन्स हम यूज़ कर रहे हैं उनका रिस्पांस नहीं आ रहा था। बेसिकली सबसे पहली वैक्सीन 1880 में बनी थी टाइफाइड की। तो आपको नहीं लगता सर स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है, साल्ट चेंज करने की ज़रूरत है? वो सारे स्ट्रेटजीज और साल्ट चेंज करके हर दवाई के खिलाफ बिकॉज जिस तरह हम स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं वो जरासीम भी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं, वो भी रेजिस्टेंस डेवलप करी जा रहे थे, उनके अंदर भी इम्यून सिस्टम मौजूद बिल्कुल। अब उसमें 2 हल थे कि या तो उसकी प्रिवेंशन की जाए, प्रिवेंशन किस तरह की जाए, या तो उनको उस एटमॉस्फेयर से निकाल दिया जाए, वो जरासीम खत्म हो जाए, या वैक्सीनेशन कर दी जाए। तो वैक्सीनेशन एक आसान हल था क्योंकि हम अपनी एनवायरनमेंट, हम अपनी सैनिटेशन से जरासीम नहीं खत्म कर सकते। तो उस सिलसिले में फिर मुख्तलिफ एजेंसीज ने गवर्नमेंट के साथ इश्तराक किया और इसमें प्रोवाइड की हमें, मतलब बेसिकली
एक इंजेक्शन लगने तक जो पीछे जितने मराहल हम तय करके आए हैं, अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमने माइक्रो प्लानिंग की, हमने अपने बच्चों को निकाला, फिर हमने देखा कि हमने इतने दिनों में एक यूनियन काउंसिल में कंपेन करनी है। उस यूनियन काउंसिल्स को हमने 12 दिनों में, ये 12 दिनों की कंपेन होगी, दरमियान में 3 छुट्टियां आ जाएंगी, इसलिए 1 से 15 फरवरी तक है कि हर यूनियन काउंसिल को हमने 12 हिस्सों में तकसीम किया। फिर उस हिस्से के अंदर बच्चे कैलकुलेट किए, फिर उन बच्चों में कि एक इंजेक्शन लगाने वाला एक दिन में कितने इंजेक्शन लगा सकता है, उस हिसाब से फिर टीमें बनाई कि फ़र्ज़ करें 150 या 160 इंजेक्शन एक दिन में लग सकते हैं 6 घंटों या 7 घंटों के दौरान, तो इस इलाके में इतने बच्चे हैं, इतनी टीमें होंगी। फिर उन टीमों की ट्रेनिंग, फिर उनको सुपरवाइज करने के लिए उनको वो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना, वो इंजेक्शन सिरिंज, फिर उस इंजेक्शन सिरिंज को डिस्कार्ड कैसे करना है और उसको वेस्ट को कैसे तलफ करना है, फिर उसके अलावा उनकी सैनिटेशन कैसे करनी है जो लोग ये लगा रहे हैं। फिर उसके अलावा इस वैक्सीन को उठा के जगह जगह नहीं ले जाया जा सकता। अगर आपने यहाँ बैठ के ये वैक्सीन बनाई है तो आपने यहीं पे इसको ख़त्म करना है। अगर आपको मूव करना पड़ता है तो जितनी वायल में वैक्सीन मौजूद है वो ज़ाया हो जाएगी। फिर वो किट स्टेशन कितने बनेंगे, फिर उन किट स्टेशन तक बच्चों को लाना किसने है, उसके लिए सोशल मोबिलाइजर्स तैयार किए साथ कि वो घरों में जाएंगे, वहाँ पे जाके डाटा नोट करेंगे बच्चों का और वो बच्चों को स्लिप देंगे कि जी आपकी गली में इस जगह के ऊपर वैक्सीन लग रही है, आप वहाँ जाएं। मस्जिदों में ऐलान, फिर उसके अलावा मुख्तलिफ चिंची या रिक्शा हायर किए जाएं जिसके ऊपर वो बाकायदा यूनियन काउंसिल में माइक अनाउंसमेंट्स हों। फिर उसके अलावा इसको किस तरह लोगों तक बताया जाए कि ये वैक्सीन हम लगा रहे हैं, उसके लिए ब्रांडेड कुछ ट्रक्स जी थे वो अरेंज करना, फिर वो कुछ ढोल पे ऐलान करना। हमारे इलाकों में बहुत एक ये है, मतलब वो हर इवेंट को देखा गया। फिर उसके अलावा इसके अंदर तमाम तबकों को शामिल किया गया, जितनी एनजीओज हेल्थ पे काम कर रही थी उनके साथ मीटिंग की गई, जितने स्कूल्स थे उनकी रजिस्ट्रेशन की, उनपे बच्चों का देखिए 15 साल तक की उम्र तकरीबन मैट्रिक तक के बच्चे बनते हैं। हर बच्चा स्कूल का जो है वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाता है। अब स्कूल बंद थे, उनके रिकॉर्ड लेके बच्चों की रजिस्ट्रें बनाई गई। फिर स्कूल के अलावा जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के घरों में थे उनका एक अलहदा डाटा तैयार किया गया। मतलब इतने सारे स्टेप से गुजरने के बाद हम बच्चों को इंजेक्शन लगाने की स्टेज तक आएंगे। और बेसिकली जो वैक्सीन अभी यूज़ हो रही है वो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है, उसका 1 साल तक इफेक्ट रहता है। ये जो हम कॉन्जुगेट वैक्सीन इस वक्त करने जा रहे हैं, ये ना मार्केट में अवेलेबल है कहीं नहीं, ये स्पेशल WHO ने और यूनिसेफ ने मिलकर बनवाई है। इसका 5 ईयर्स तक तकरीबन असर रहता है। और टाइफाइड जो है अगर एक दफ़ा हो जाए तो ये देखा गया है कि स्टूल में तकरीबन 7 साल तक ये जरासीम जिस्म के अंदर मौजूद रहता है। अच्छा। और ये आप क्या लें इसको कि सुपर स्प्रेडर एक टर्म थी जो कि टाइफाइड की, वो शायद एक खातून थी जिसके नाम पे टाइफाइड मैरी जिसको कहा गया कि जो जिसको कभी ज़िंदगी में बुखार नहीं हुआ था और उसने बहुत सारे लोगों में टाइफाइड की एपिडेमिक्स की और टाइफाइड फैलाया। और मतलब जहाँ जहाँ वो काम करती रही 4-5 साल, वो टाइफाइड का जो जरासीम था का सबब वो वो बनाती रही। मतलब बड़ी एक मज़ेदार स्टोरी है उसकी भी एक। तो वो इस तरह का ये जरासीम है कि आपकी बॉडी में कम से कम 6-7 साल तक रहता है और बेशक ये आपको नुकसान ना करे, लेकिन आपके स्टूल के थ्रू ये जब एक्सक्रीट करता है सीवरेज सिस्टम में या दूसरे सिस्टम में जाता है तो उससे दूसरों को इन्फेक्ट करता है और इसका पता भी नहीं चलता, कई दफ़ा तो साइलेंट रहता है। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी था कि हम अपने बच्चों को वैक्सीन करें। अब जब हम ये कंपेन ख़त्म कर लेंगे तो आगे हम 10 बीमारियों के खिलाफ हिफाजती टीके जो लगा रहे हैं, तो अब ये हमारी 11वीं उसके अंदर ऐड हो जाएगी। फिर 9 महीने की उम्र पे हर बच्चे को जब मीजल्स का इंजेक्शन लगेगा तो उसके साथ टाइफाइड का इंजेक्शन भी लगाएंगे। और ये डॉक्टर साहब इसमें पॉसिबिलिटी भी है, जैसे आप कह रहे हैं कि किसी में अगर डोमिनेंस शो नहीं करता, रिसेसिव है, तो वही जर्म्स किसी दूसरे में जाके डोमिनेंस भी शो कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। एपिडेमिक्स तो ऐसे ही होती हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक। बेसिकली ये टर्म जो है ना एसिम्प्टोमेटिक की, ये 1870 में स्टार्ट ही टाइफाइड की वजह से हुई थी। अच्छा, ये अब जो हम साइंटिफिकली ये वर्ड यूज करते हैं, सबसे पहली दफा ये यूज एसिम्प्टोमेटिक टर्म इस पे हुई थी कि ये 1870 में तकरीबन ये बताया था कि ये खुद एसिम्प्टोमेटिक है, उसको कभी बुखार नहीं हुआ और वो उसकी वजह से कितने बंदे बीमार हुए। और ये जो हम अब आइसोलेशन और क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट है ना हमारा, ये भी सबसे पहले उसी खतून को हुआ और 26 साल तक उस बीबी को आइसोलेट रखा गया था।
इसके बावजूद मतलब आप तो कह रहे हैं 7 साल तक होता है, लेकिन 26 साल तक क्यों रखा उसको गया? 3 साल के लिए आइसोलेट किया, 3 साल के बाद वो दोबारा निकली, उसने दोबारा स्प्रेड करना शुरू कर दिया। फिर उसको जब आइसोलेट किया गया तो वो 26 ईयर तक आइसोलेट टोटल रही, 23 साल दोबारा डॉक्टर साहब उसका कसूर बेचारी का क्या था? अब ये तो उसके बस में तो नहीं था कि इसको बुला दे, लेकिन तब साइंस शायद इतनी इफेक्टिव नहीं थी कि उसको कंट्रोल कर पाती। दैट्स व्हाई उन्होंने इसे क्वारंटाइन करना ही मुनासिब समझा। तो मुश्ताक सिप्रा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या समझते हैं कि हमारे कुछ होता है ना कि वैक्सीन लगाने जाएं, वालिदैन भी तावन नहीं करते टीम्स के साथ, उस हवाले से भी थोड़ा उनको आगाह देखें जी, इसमें हमारी इस कैंपेन में सारे सेगमेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, ताकि प्रोग्राम की विजिबिलिटी मैक्सिमम हो और उसमें जितने भी सिविल सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं, उलमाए कराम हैं, ताजर हजरात हैं, उनके साथ हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हो चुकी हैं। वालिदैन से हमारी अपील यही होगी कि ये मैक्सिमम इफेक्टिव वैक्सीन्स होती हैं जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन देती हैं। ये चूँकि एक बहुत, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है, इंटरवेंशन है, जिसमें हम गवर्नमेंट का इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा पैसा सेव कर सकेंगे। जो लोग कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं, हॉस्पिटल्स पे एक बर्डन बनते हैं, वो अगर वालिदैन उनके या जितने भी असातिज़ा कराम हैं, जो बच्चे उनके पास जिस वक्त मौजूद हैं, उन सब बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के लिए पेश करते हैं और टाइमली वो वैक्सीनेट हो जाते हैं, तो वो बच्चे फुली इम्यून हो जाएंगे और कम से कम इस डिज़ीज़ का अगर वो बैक्टीरिया हार्बर करते भी हैं तो वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो उसमें चूँकि जब भी कोई इंटरवेंशन, नई इंटरवेंशन होती है, तो उसमें लोगों के जहन में बहुत सारे शकूक व शुबहात होते हैं। बहुत एक कास्टली वैक्सीन है, अगर किसी को उस पर कास्ट एक्सपेंडिचर करके करना पड़े तो फिर उनको अंदाज़ा होता है। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो उस तरह पब्लिकली शायद नज़र नहीं आ रहे होते जो लोगों की सेहत पे वो खर्च कर रहे होते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यही चीज़ अगर डॉक्टर वैक्सीन लिख के देगा ना तो सेटिस्फेक्शन भी होगी, पैसे भी ज़ाया करेंगे और लेके आके लगवाएंगे भी बच्चों को। लेकिन अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं उस पर शक व शुबात जो है वो जाहिर किए जाते हैं। इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे अगर इसे कंपेयर किया जाए कि बच्चों में ये डिजीज़ ज़्यादा फैलती है, क्या बड़ों में ये डिजीज़ नहीं फैलती, उनको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है? देखें जी, उसमें कोई भी एज ग्रुप वो इस बीमारी का शिकार हो सकता है, लेकिन जनरली बच्चे जो हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं। लेकिन जो हमारे पास अभी डाटा आया या जिस पे सारी वर्किंग हुई, उसमें 90% जो लोग इसका शिकार थे वो 15 साल तक की उम्र के बच्चे थे। इसलिए इसी एज ग्रुप को टारगेट किया गया कि हम उसमें मैक्सिमम लोगों को एक कम्युनिटी प्रोवाइड कर सकें। बाकी कोई उससे बड़ी एज ग्रुप के लोग उससे इम्यून नहीं है, जो भी बॉडी हार्बर करेगी। लेकिन अगर हम एक उसका जो मेजर कंपोनेंट है पॉपुलेशन का, उसको वैक्सीनेट कर देते हैं तो हमारा बहुत सारा, जाहिर है, एक जो हम पहले डॉक्टर बिलाल की बात को मैं सेकंड करूंगा, कैरियर की स्टेज की बात कर रहे थे, जो कैरियर उसको स्प्रेड आउट कर रहे हैं। एक आप बहुत बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देते हैं तो वो बैक्टीरिया शेड नहीं करेंगे और आपकी एज सच वो एक जो मेजर एज ग्रुप है वो इम्यून होगा, तो वायरस या बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया का जो है शेडिंग नहीं होगी, तो ओल्डर एज ग्रुप के भी इनडायरेक्टली हमें उसमें फेवर मिलेगी कि वो बीमारी का शिकार नहीं होंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आज का सवाल कर लेते हैं। ऐसी खवातीन या फिर ऐसे मर्द हज़रात जो कि बायो आमला का गिफ्ट टैम्पर जीतना चाहते हैं, उनके लिए खास तौर पे ये सवाल है। तो आज का सवाल ये है कि एक साल के अंदर कितने हफ्ते होते हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आज का सवाल कि एक साल के अंदर कितने हफ्ते होते हैं। उसके लिए आपको इसका जवाब टेक्स्ट करना होगा, राइट करके, या व्हाट्सएप करना होगा उस नंबर के ऊपर जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट भेजने वाले जो खुशनसीब होंगे उन्हें बायो आमला की तरफ से गिफ्ट टैम्पर फराहम किया जाएगा, जिसे आप हमारे ऑफिस से रिसीव कर सकते हैं। मैं फिर से सवाल रिपीट कर दूं कि एक साल के अंदर कितने हफ्ते होते हैं? इसका जवाब टेक्स्ट करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है, ताकि आप भी बायो आमला का गिफ्ट टैम्पर जीत सकें। तो आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर बिलाल हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। सर, कितने बच्चों को अंदाजन ये वैक्सीनेशन की जाएगी सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद शहर के अंदर? जी देखें, जो हमारी ये एज है ना 15 ईयर्स तक की, ये तकरीबन 42-43% ऑफ पॉपुलेशन बनती है। ठीक।
यानी कि अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमारा तकरीबन ये 17 लाख सवा 17 लाख का टारगेट है। इसके अंदर मोस्टली जो है वो हमारे सिटी का एरियाज़ हैं। हमारे फैसलाबाद की 140 यूनियन काउंसिल्स हैं जिनके अंदर हम ये कैंपेन कर रहे हैं। उसमें 9 यूनियन काउंसिल्स जड़ावाले की, 2 चक झुमरा की, 3 तांदलावाला की, 3 समुंदरी की और 10 सदर की, और उसके अलावा 113 सिटी की यूनियन काउंसिल्स हैं। ये बेसिकली सिटी एरियाज़ हैं जहाँ से ये केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए, उस बेस के ऊपर इनको सिलेक्ट किया गया और उनके अंदर ये कैंपेन जो है ये 12 दिन तक के लिए चलेगी। और उनमें जितने हमारे बच्चे आएंगे उनको ना सिर्फ हम ये वैक्सीन करेंगे बल्कि उसमें 5 साल से छोटे उम्र के बच्चों को साथ हम पोलियो के ड्रॉप्स भी देंगे। उसके अलावा जो हमारे 5 साल तक की रूटीन वैक्सीनेशन चल रही है वो तीसरा काम है कि जिन बच्चों के फासली टीके कोई रहते हैं जिनमें कोई कमी होगी जो नहीं लगवा सके, हम उसको भी कवर करेंगे इसके अंदर। मतलब एक टीम हमारी अगर जा रही है तो उसके साथ 2 टीम असिस्टेंट्स होंगे, 2 सोशल मोबिलाइजर होंगे। वो ना सिर्फ टाइफाइड के लिए बच्चों को निकालेंगे, वो पोलियो की वैक्सीन का भी करवाएंगे उनको साथ, और उनका जो रूटीन की ईपीआई चल रही है उस रूटीन की ईपीआई को भी देखेंगे, और उसके अंदर अगर उनके कोई इंजेक्शन मिसिंग होंगे तो वो हमारी एक टीम उनकी रूटीन की ईपीआई भी साथ करेगी। तो हमारी कोशिश ये होगी इसमें कि हम स्कूलों से स्टार्ट लें। मसलन किसी यूनियन काउंसिल के अंदर जो 12 हिस्सों में हमने तकसीम किया उसको, उसके उस हिस्से के अंदर जो स्कूल आएगा सबसे पहले टीम स्कूल में जाएगी, वहां पे उन बच्चों को वैक्सीन करेगी, इंजेक्शन लगाएगी उनको, उसके बाद बाकी एरिया को चेक करेगी, फिर उसके बाद अगले दिन जब जाएगी फिर स्कूल से स्टार्ट होगा। बिकॉज मेजॉरिटी बच्चों की हमें स्कूल में मिलेगी। जो बच्चे स्कूल नहीं जाने वाले, जो 5 साल या 4 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे वो घरों में होंगे, तो फिर उनको टच किया जाएगा जाकर। अच्छा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि WHO के साथ मिलके इन्होंने 4 पॉइंट्स बनाए थे जिससे डाटा कंपाइल करने के लिए इकट्ठा करते थे। अलाइड हॉस्पिटल की बात की कि यहाँ पे भी डाटा कंपाइल किया जा रहा था। सिर्फ और सिर्फ अलाइड हॉस्पिटल की अगर बात करें, कितने केसेस एक साल के अंदर टाइफाइड के रिपोर्ट हुए हैं वहाँ? देखें, बेसिकली इस तरह का नहीं डाटा था। ये डाटा सारे का सारा जो था ये एक सेंट्रल डैशबोर्ड के ऊपर एंटर कर दिया जाता था। जितने भी हॉस्पिटल्स थे जहाँ पे ये सेंटिनल साइट्स थी, जितने केसेस रिपोर्ट हो रहे थे वो सारे के सारे उन पे उनका जो फेट होता था एंड तक कि मतलब टाइफाइड पॉजिटिव आया, कहाँ का रहने वाला है, कितनी एज है, मेल है, फीमेल है, कितने दिनों में ये ठीक हुआ, या इसको कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई, ये पूरी एक स्टडी। डॉक्टर साहब, ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि आजकल क्योंकि जितने भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हैं इसको एज अ बिजनेस भी लिया जा रहा है और एक बहुत बड़ा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये बिजनेस है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज कर रही हैं। अगर इतनी स्प्रेड हो रही थी ये डिजीज़, और जैसा कि आपने बताया कि 1800 कितने में इसकी ड्रग तैयार हुई थी, उसी ड्रग को यूज़ किया जा रहा है, इसके ऊपर मजीद स्ट्रेटजी क्यों नहीं बनाएगी जिसपे नई ड्रग्स ऐसी बनाई जाती जो कि इफेक्टिव होती? अगर ये रेजिस्टेंट थी, स्ट्रेटजी चेंज कर ली जाती। नहीं, 1880 में पहली वैक्सीन तैयार हुई। वैक्सीन तैयार हुई, हाँ, वो भी इस वजह से तैयार हुई थी कि उस वक्त सिविल वॉर चल रही थी अमेरिका में और तकरीबन 80 से 90,000 उनका जो फौजी था वो टाइफाइड से मर गया। तब उन्होंने 1880 के अंदर ये पहली वैक्सीन तैयार की। उसके बाद चेंजेस आई, एंटीबायोटिक, बिकॉज ये बैक्टीरिया है, इसके खिलाफ एंटीबायोटिक बनी, एंटीबायोटिक आहिस्ता आहिस्ता। बिकॉज देखें, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है ना, जिस तरह हमारी डेवलपिंग कंट्री है, अभी हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं ऐसे कि जिनको अभी हम ओवरकम नहीं कर सके। उनमें एक तो सफाई का निज़ाम हमारा ऐसा है, सैनिटेशन पुअर है हमारी। दूसरे नंबर पे इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है। हम डॉक्टर के पास जाके उससे दवाई नहीं लिखवाते, हम किसी भी अपने बुजुर्ग सियाने से पूछ के एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं। हम उसको डोज के हिसाब से नहीं लेते, हम उसको जितने दिन लेना चाहिए उतने दिन नहीं लेते। जब थोड़ी मिकदार में अंडर डोज या ओवर डोज दवाई कोई भी हम लेते हैं तो उस दवाई का आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी पे असर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इस वजह से जितनी भी दवाई नई से नई आ रही है, अभी हम तो दवाइयों में पूरी दुनिया से आगे जा रहे हैं कि जो लेटेस्ट एंटीबायोटिक आती है हम यूज़ शुरू कर देते हैं उसका। दुनिया तो अभी पहली दूसरी जनरेशन पे फिर रही है, हम चौथी जनरेशन पे चले गए। एंड डिस्पाइट दैट ये भी देखना चाहिए कि इन एंटीबायोटिक से रीनल फेलियर के केसेस कितने आ रहे हैं। इस हवाले से भी जरा आगाह करें, जो बात बात पे एंटीबायोटिक लेके खाना शुरू कर देते हैं और इवन बच्चों को खिला रहे होते हैं। जी बिल्कुल, ये देखें, इसमें जब तक प्रॉपर, बहुत पूरी दुनिया में अगर आपने देखा होगा तो जो काउंटर सेल की मेडिसिन है ना, उनमें ये पैरासीटामोल या कोई विटामिन हैं कि जो आप डायरेक्ट जाके कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे ये प्रॉब्लम है कि हमारे
हर तरह की इजी एक्सेस है लोगों को मेडिसिन्स की, उसमें एंटीबायोटिक्स भी आ जाती हैं, उसमें स्टीरॉइड्स भी आ जाते हैं, और हमारी आप कह लें कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम हर जगह पे डॉक्टर गवर्नमेंट का प्रोवाइड कर सकें। तो इस वजह से बहुत सारे जो क्वैक्स हैं उनका भी बड़ा होल्ड है इस तरह की दवाइयों में, जिनको पूरा नॉलेज नहीं है चीज़ों का। उन्होंने देखा है कि एक डॉक्टर ने इस मरीज़ को ये स्लिप लिखी थी इस बीमारी के लिए, तो मैं इसको भी ये चला दूं। हालांकि हर मरीज़ के लिए हर दवाई हर उसकी एज वेट के हिसाब से डिफरेंट होगी। जब हम इस तरह चलना शुरू करते हैं तो तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और हमारी प्रॉब्लम्स की वजह भी यही है कि हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल्फ मेडिकेशन जो कर रहे हैं, वो सेल्फ मेडिकेशन न सिर्फ हमारे अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर रही है दवाइयों के खिलाफ, बल्कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिनमें हमारा लिवर भी शामिल है, जिनमें हमारे किडनीज भी शामिल है, जिनमें हमारा हार्ट है, जिसमें हमारी आई साइड है, ये सारे के सारे हम डैमेज कर रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि हम अप्रोप्रिएट डोज नहीं ले रहे। हम सुनी सुनाई बातों पे, हम सोशल मीडिया पे चलने वाली जितनी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब छोटी सी एग्जांपल आप देखें कि पिछला साल जो हमारा कोविड का साल था, उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें चली हैं कि जिनका कोविड से कोई ताल्लुक नहीं था। सना मुक्की का कावा, बिल्कुल, पता नहीं क्या क्या। हाँ जी, सना मुक्की, और वो ऐसी चीज़ें जिनको कोई जानता नहीं था, जो कभी बिकी नहीं थी, वो मार्केट से शॉर्ट हो गई, वो सोने के भाव बिकने लग गई सिर्फ इस वजह से। डेका का इंजेक्शन हाँ जी, 10-10 रुपए का मिलता था, और किस कदर लोगों ने उसे परचेज किया कि वो भी ब्लैक हो गया मार्केट के अंदर। ऐसे ऐसे स्टीरॉइड्स जो कि इंतहाई सस्ते थे। यहाँ पे बल्कि मैं एक हदीस कोट करूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे पहुंचा दे। क्या बात। और ये सोशल मीडिया पे हम यही कर रहे हैं। सर सोशल मीडिया तो भरा ही इस चीज पे पड़ा। बिल्कुल, ऑथेंटिसिटी होती ही नहीं है किसी न्यूज की। इवन आप गलत टोटका बता दें वहां पे, ठीक है ना। इवन मैं जितना मैं ऑब्जर्व करता हूं सोशल मीडिया को, कोई शख्स बता देगा ना कि अगर आपके जख्म बना है वहां पे नीला थोथा रख के 3 दिन के लिए पट्टी लपेट के रखे, लोग ये भी करना शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखें, एक बड़ी मिथ्स की बात अब मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा एक लोगों को था कि जी अगर कहीं जख्म हो जाए, वो ठीक नहीं होता, तो उसके ऊपर एक एंटीबायोटिक की दवाई सेप्ट्रॉन के नाम से आती है, उसे पीस के अगर जख्म पे लगा लिया जाए, और वो कैंसर के भी इस तरह की बात का देखिए वो जहां जहां लगाई वहां पे गैंग्रीन, कैंसर और पता नहीं क्या क्या। देखिए जो चीज जिस इस्तेमाल के लिए बनाई गई है ना, पीने के लिए शरबत है, खाने के लिए गोलियां और कैप्सूल हैं, लगाने के लिए मरहम्स और ट्यूब्स हैं, ठीक है, वो वहीं पे यूज करेंगे तो उसका फायदा होगा। जब हम उसको दूसरे तरीके से यूज करेंगे तो ये भी क्वैकरी में शामिल होगा कि हम खुद क्वैकरी कर रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम एक बंदे को अगर किसी एक चीज से कोई फायदा हो जाता है तो वो ऐसे बांटता है उसको कि जैसे सारे सबको यही बीमारी है और सबको इसी से फायदा होना। उसमें चाहे वो खुराक गंदम है, क्या कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक बंदा नॉर्मली 1 से 1.5 चपाती खा रहा है, उसको आप 3 रोटियां खिलाना शुरू कर दें तो वो भी उल्टियां करने लग जाएगा, वो भी साइड इफेक्ट है उसका। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि किसी चीज का साइड, हर चीज एक लिमिट के अंदर है। मेडिसिन का यूज भी जो है वो भी लिमिट्स के साथ है। सॉरी जी। अगर आप अपने मुआलिज के पास जाके उससे मशवरा लेके उसकी हिदायत के मुताबिक यूज करें तो ना हमें रेजिस्टेंस फेस करनी पड़े, ना इसकी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़े। हमें प्रॉब्लम ही ये बनता है कि हम डॉक्टर को दिखाते ही उस वक्त हैं जब हमारे तमाम टोटके फेल हो जाते हैं, जब हम नॉर्मल डिजीज के कोर्स से निकल के कॉम्प्लिकेटेड डिजीज में चले जाते हैं, फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं और फिर जाके कहते हैं कि जी हॉस्पिटल गए थे जी, बस वहां पे तो जिधर देखो जी बंदे मर रहे हैं, अस्पताल वाले तो जान के मार रहे हैं, खुद इंजेक्शन लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मतलब ये मिथ्स है ना कि हम पहुंचते उस वक्त हैं कि जब वो भी बेचारे कुछ करने के काबिल नहीं रहते। ये हमारी प्रॉब्लम है। और बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर अगर देखें तो 80% काम जो है वो सिर्फ प्रिवेंशन के ऊपर हो रहा है, क्यूरेटिव बहुत कम है। आप देखें कि उन लोगों के हॉस्पिटल इसलिए साफ सुथरे और खाली नजर आते हैं कि उनका पेशेंट लोड कम है, वो प्रिवेंटिव के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं और लोग अवेयर हैं प्रिवेंटिव के ऊपर। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम डेंगू के सीजन में डेंगू की प्रिवेंशन करते हैं, हम मलेरिया के सीजन में मलेरिया की करते हैं, पोलियो की आए दिन प्रिवेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे केसेस इस वजह से हो रहे हैं कि हम लोग अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, हमें अपने आप को बदलना चाहिए। जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं,
तब तक हम जितना मर्जी सिस्टम को ब्लेम करते रहें, सिस्टम कुछ नहीं कर सकता जब तक हमें अपने आप की जिम्मेदारियां जो हैं उसका एहसास नहीं होता। तो मजीद गुफ्तगू करेंगे इस मौजू के ऊपर, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा साहब मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। डॉक्टर साहब, कोविड के हवाले से अगर गुफ्तगू करें, मौजूदा सूरत हाल क्या जा रही है फैसलाबाद की? देखें जी, ओवरऑल कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है केसेस, चूँकि इसका प्योरली जो आपका लाइफ स्टाइल है उससे तल्लक है। और मेरा ख्याल है अभी लोगों को ट्यून अप हो जाना चाहिए था कि हमने कोविड के साथ रहना है, यानी जो उसकी पैरामीटर्स हैं जिनको अवॉइड करने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग है, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है, हैंड सैनिटाइजेशन, फ्रीक्वेंट हैंड वाशिंग की ज़रूरत है, ताकि वो कॉन्टेक्ट्स को जो है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें और उसके स्प्रेड को रोक सकें। इस वक्त फैसलाबाद में हमारे ऑन एवरेज 40+ केसेस जो हैं डेली बेसिस पे आ रहे हैं। उस तरह पैनिक नहीं है, लेकिन लोग जो हैं शायद सिविल सोसाइटी में उसकी प्रॉपर केयर नहीं करते, फ्रीक्वेंट गैदरिंग्स और मिक्सिंग ज़्यादा है जिसकी वजह से। और जो इस वक्त फ्रेश केसेस एडमिट हो रहे हैं उनमें मॉर्टेलिटी ज़्यादा है, जो जैसे चूँकि वायरस में बहुत रैपिड म्यूटेशन होती है, इसकी स्ट्रेन जो हैं स्पेशली बड़ी रैपिड अपनी वो सूरत चेंज करती हैं, और जो पेशेंट्स में उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पहले की निस्बत जो फर्स्ट वेव थी जो हमारी फरवरी मार्च से स्टार्ट हुई थी उसकी निस्बत इस वक्त जो है वो ज़्यादा है, उसकी सेवेरिटी ज़्यादा है। बेसिकली जो परेशान कुन बात है कि लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर उन लोगों से पूछा जाए जिनका इस कोविड का शिकार होकर मरीज़ मर गया है, तो वो शायद बताते हैं कि जी कोविड एग्जिस्ट करता है और बीमारी है और उसके असरात भी हैं। जिन लोगों को इस चीज़ का इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो वो इसके मानने के लिए नहीं तैयार, उसमें फिर वो डिफरेंट गैर जिम्मेदाराना बयानात और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी में फैलाते हैं। सिम्टम्स इसके कुछ अजीब ही होते हैं, जब आपकी बॉडी के अंदर ये आता है तो बता देता है कि ये कुछ ऐसा है जो पहले नहीं था। और बहुत सारे लोग जो ऐसे करते थे और मजाक बनाते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, जब उनको हुआ फिर उनकी हालत देखने वाली थी। और गवर्नमेंट ने इस हवाले से 12 लाख वैक्सीन इंपोर्ट भी की हैं पाकिस्तान के अंदर। उसका क्या प्रोसीजर होगा? और मेरा ख्याल है पहले डॉक्टर्स को लगाया जाएगी। देखिए जी, अभी आपने पहले आपके 2 क्वेश्चन थे, एक तो उसकी प्रेजेंटेशन के बीमारी की प्रेजेंटेशन किस तरह है। इसमें बहुत सारे इनिशियली फ्लू के साथ जो लोग आते थे उनकी हम टेस्टिंग करते थे। अभी जनरल बॉडी एक्स हैं, डायरिया के साथ हैं, मल्टीपल इसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं जिसके साथ आते हैं। वो अगर रैंडम टेस्टिंग करवाते हैं तो वो कोविड कंफर्म होते हैं। वो स्टार्ट में हम एसिम्प्टोमेटिक की बात कर रहे थे जिनमें कोई सिम्टम नहीं होता, वो कहता है जी मैं तो बहुत थक जाता हूँ और जल्दी थक जाता हूँ, उसका टेस्ट करवाते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन अभी आलमोस्ट हम 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया जिससे ये कौम गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम उसमें कोई अल्लाह ताला की मेहरबानी शामिल हार रही है। ओवरऑल सूरत हाल अगर हम जनरल ग्लोबल सिनेरियो में डिस्कस करें तो पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर रही है। उसमें फैसलाबाद का जनाब सेहरा आप लोग के सर जाता है ना, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, हम इस चीज़ के गवाह हैं। एज ए टीम हम कहते हैं कि जी हमारी स्ट्रेटेजी बाकी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से बेहतर रही और हमारा उसमें जैसे हमें प्रोविंशियल ऑफिस से गाइडलाइंस मिलती रहीं, हमारी यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और सारी हमारी कम्युनिटीज़ ने भी सपोर्ट किया और हम इस क्राइसिस से बेहतर तौर पे निकले। लेकिन अभी भी रवैयों में चेंज तब्दीली लाने की ज़रूरत है ताकि हॉस्पिटल्स पे लोड कम हो, वो घरों में आइसोलेट हो जाए। वैक्सीनेशन की अभी गवर्नमेंट उस पर वर्किंग कर रही है। फर्स्ट फेज़ में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या जो दूसरे लोग होंगे उनके लिए हमें वैक्सीन प्रोवाइड कर दी जाएगी और वो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं अभी गवर्नमेंट ने रीसेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप अपने कोल्ड रूम जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लें जिसमें वो हमें कोल्ड चेन इक्विपमेंट भी देंगे और जो भी हमें वैक्सीन मिलेगी वो हमें प्रोविंशियल लेवल से कलेक्ट करके जो फर्स्ट फेज़ में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट करेंगे और उसके बाद अगर कम्युनिटी के लिए जैसे जैसे मिलेगी डेफिनेटली वैक्सीन्स का ट्रायल के बाद आती हैं। अब 1 साल का अरसा गुजर रहा है, पाकिस्तान में भी डिफरेंट लेवल्स पे उसके ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन जो वैक्सीन मिलेगी उसके हिसाब से ही कमेंट किया जा सकता है। ओवरऑल वैक्सीन्स का एक चूँकि अच्छा इम्पैक्ट होता है और उसकी इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल है।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर बिलाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, कोविड का टाइफाइड के साथ कितना लिंक है, किस तरह से इसे ट्रिगर करती है और मजीद खतरनाक बनाती है, कोई रिलेशन है इनका? देखिए हनान, बात यह है कि एक दुश्मन से लड़ना आसान होता है, जब दो या दो से ज़्यादा दुश्मन आ जाएं तो फिर आप डिफीट हो जाते हैं। कोई भी ऐसी बीमारी जो आपके जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत को कम कर देती है, उसमें चांसेस होते हैं कि दूसरे जरासीम भी आप पे अटैक करेंगे। बेशक वो बचे खुचे मरे बुरे इधर उधर पड़े हुए होते हैं, रिसेसिव भी हो तो वो डोमिनेट हो जाए। लेकिन वो जब देखते हैं कि अब हमें, मतलब ये एक ऐसी जंग है जो हक व बातिल की जंग है, जो अज़ल से चल रही है, कभी हक की है कभी बातिल की। इसी तरह जरासीमों की जंग, बीमारियों की जंग भी जो है वो हमारी इम्यूनिटी के साथ चल रही है। हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी से इनको कंट्रोल में रखें, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वो हमारी इम्यूनिटी के ऊपर ओवरकम करें। कोविड जब आया पिछले साल, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी आए कि जिनके जब कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता था तो फिर उनके बहुत सारे टेस्ट किए जाते थे। उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको एंटेरिक भी पॉजिटिव आ रहा था साथ। बेसिकली कोविड की सारी जो प्रेजेंटेशन है वो एटिपिकल है। मतलब एक चीज़ होती है, उसके बारे में हम ये बताते हैं कि जी ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। इसमें हम कुछ भी नहीं बता सकते कि ये कैसे होगा और क्यों होगा। हर मरीज एक नई प्रेजेंटेशन के साथ आता है। जिस जगह पे कोविड अटैक करता है उसमें वो सिम्टम्स ज़्यादा आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को GIT वॉमिटिंग और डायरिया के साथ आए, बहुत सारे लोग फटीक के साथ आए, बहुत सारे लोग नज़ला ज़ुकाम के साथ आए, बहुत सारे लोग खांसी के साथ आए, बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम साथ हुई, तो पता चला कि इनको कोविड हो गया। कोई एक पैटर्न, कोई एक सिस्टम नहीं डेवलप इसके अंदर कि जिसमें हम ये बता सकेंगे हाँ जी ये कोविड है, जब तक हम टेस्ट पे ना जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास आ रहे हैं जिनके अंदर कोविड शो ही नहीं हो रहा PCR में। जब उनका हम एक्सरे करवा रहे हैं या HRCT करवा रहे हैं तो पता चलता है जी 60% लंग उड़ा हुआ है इनका। अब वो लंग किस वजह से उड़ गया, और तो कोई इतनी स्पीड में कोई और चीज़ नहीं सिवाय कोविड के, लेकिन वो PCR में डिटेक्ट नहीं हो रहा कोविड उनका। हम उसको भी कोविड में कंसीडर कर रहे हैं। मतलब आप अगर देखें तो हमारे 150-200 मरीज अगर अलाइड हॉस्पिटल में या DHQ हॉस्पिटल हमारे में दाखिल होते हैं तो उनमें से 50 या 60 ऐसे हैं जिनका कोविड पॉजिटिव आता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस चीज के ऊपर जितनी हो सके हमें केयर करनी चाहिए, और जब तक आपको वैक्सीन नहीं लग जाती, अभी वैक्सीन के भी ट्रायल्स ही चल रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई 100% एफिशिएंट वैक्सीन अभी तक नहीं डिस्कवर हो सकी, लेकिन फिर भी ना होने से कुछ होना बेहतर है, हमें एहतियात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिलाल आज के शो में आने के लिए। मुश्ताक सिपरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, बहुत सारे आप भी अपने आप को एंटरटेन करने के लिए झूले लेते होंगे, बच्चे भी जाते होंगे, फैमिली के साथ जाते होंगे, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे डेंजरस झूले हैं जिन्हें झूलने के लिए आपको शेर का दिल जो है वो रखना चाहिए। तो वो कौन कौन से झूले हैं उसके ऊपर छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री बनाइए, आइए आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर स्टाइल ज़बरदस्त हो तो उसके लिए आपको प्राइम हेयर क्लब पे जाना होगा। मेरा हेयर स्टाइल भी प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया है, और अगर आप भी चाहते हैं ज़बरदस्त हेयर स्टाइल बनाए उसके लिए आपको जना कॉलोनी प्राइम हेयर क्लब पे जाना होगा। हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन किचन में जाने से पहले मैं फिर से आज का सवाल रिपीट कर देता हूं कि एक साल के अंदर कितने हफ्ते होते हैं। एक साल के अंदर कितने हफ्ते होते हैं, इसका जवाब आपको टेक्स्ट करना होगा या फिर व्हाट्सएप करें उस नंबर के ऊपर जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करने वाले खुश नसीबों को बायो आमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा, जिसके अंदर शैम्पू भी होगा, हेयर टॉनिक भी होगा, और उनकी 7 डे क्रीम जो है वो भी मौजूद होगी। तो ऐसे लोग जो कि वो गिफ्ट हैम्पर को जीतना चाहते हैं, जल्द से जल्द हमें ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करें ताकि वो गिफ्ट हैम्पर जीत सकें। तो चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं कि आज हमारे शेफ यूके शेफ क्या तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। क्या बना रहे हैं आज? सर आज बना रहे हैं चिकन स्ट्रिप है सर, और विद टाटर सॉस। टाटर सॉस के लिए हमने एग्स 2 उबालने के लिए रखे हुए हैं सर। जनाब इसमें आज इस्तेमाल चिकन स्ट्रिप्स और इसके साथ टार्टर सॉस तैयार की जाएगी। जी। तो मैं चाहता हूं उसकी रेसिपी भी आप बताएं। सर इसकी रेसिपी जो है, हमारे पास ब्रेस्ट चिकन था सर, उसमें हमने अंदर स्लाइस की उसके स्ट्रिप
स्ट्रिप्स स्लाइसेस जो हैं आपने कर लेने हैं। हैम करके सर थोड़ा सा इसकी लेंथ ज्यादा की है सर। ठीक है जी। और ये भी देखने को आ रहा है कि ये मैरिनेटेड है। जी, मैरिनेटेड मैरिनेशन का मेथड क्या होगा पहले वो बता सर। वो हमारे पास मास्टर सॉस होगी सर, उसके पास हमारे पास होगा क्रश चिली का 1 चम्मच, साल्ट का ½ टी स्पून होगा, 1 पंच होगा ओरिगेनो का सर, व्हाइट जो हमारे पास पेस्ट है वो इसका ½ चम्मच होगा सर। ठीक है जी। और इसको मिक्स करके मैरिनेट कर लिया जी, जाएगा जी। और मैरिनेशन के बाद इसे 4 घंटों के लिए कम से कम रख दिया जी, जाएगा जी। ताकि अच्छे से मैरिनेशन हो जाए। ये ठीक है जी क्रम है सर, क्रम इसके ऊपर डिप करके इसको रखेंगे सर भाई, फिर इसके बाद डिप करेंगे इसकी ताकि बेस क्रिस्पी हो जाए, ऊपर से कलर भी अच्छा आ जाएगा, बेस अच्छी होगी तो ये। अच्छा ये बताएं कि अब इसे मैरिनेट कर लिया गया, आगे प्रोसीजर क्या होगा? आगे सर हम इसको डिप करेंगे क्रम में सर, क्रम करने के बाद फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद सेपरेट रखेंगे, उसके बाद टाटर सॉस इसकी बनाएंगे। हमारे पास माइनीस मौजूद है सर हमारे पास। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसे फ्राई किस में किया सर जाएगा? गोल्डन कुकिंग ऑयल मैंने गर्म करने के रखा हुआ है सर। जनाब गोल्डन कुकिंग ऑयल में इसे फ्राई किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यह कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक गुजरती अज्जा से डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगा दिए जाएं। यही नहीं, इसके अंदर विटामिन्स का ब्लेंड भी मौजूद है, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत जबरदस्त हो और आपकी सेहत के ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज ना हो, तो उसके लिए सबसे पहले बाजार में जाते ही आपको इंतखाब करना होगा गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन नाशपति का। तो जनाब हम तो अच्छे अच्छे खाने बना रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको भी बनाने तो उसके लिए आपको गोल्डन कुकिंग ऑयल का इंतखाब करना होगा। और हम अब इसको मैरिनेटेड चिकन को खास तौर पे क्रम्स के साथ जो है वो बाउंड करने के बाद इसे फ्राई करेंगे। तो अभी क्रम्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। क्रम्स लगाने का तरीका भी अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैरिनेटेड चिकन को क्रम्स के साथ हम जो है वो करते हैं और करने के बाद इसे फ्राई किया जाएगा। और क्रम्स यहाँ पे जो यूज किए जाते हैं ये ब्रेड के पीसेज होते हैं सर ब्रेड के भी बन जाते हैं। अगर आपके पास घर में ब्रेड मौजूद है, आप उसको थोड़ा सा ड्राई करें, उसके बाद ग्राइंडर मशीन है उसमें आप ग्राइंड कर सकते हैं, उसमें भी यानी कि। एक और यहाँ पे मैं लाजमी तौर पे मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आपके पास क्रम्स नहीं मौजूद और आप चाहते हैं कि मैदे के अंदर इसके क्रम्स बनाए जाएं, तो उसके लिए आपको मैरिनेटेड चिकन को मैदे के अंदर लगाना होगा। उसे एक बार हल्का सा डिप करना होगा पानी के अंदर। जी। देन अगेन उसे आप मैदे के अंदर जब लगाएंगे तो मोटे मोटे क्रम्स क्रिस्पी से बन जाएंगे। उससे आप अपने ऑयल के अंदर इसे फ्राई करने के बाद वैसा ही तैयार कर सकते हैं। तो जनाब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है या नहीं शेफ? मेरा ख्याल है देखना चाहिए अभी। और ये जो एक पीस हमने मैरिनेटेड क्रम किया है तो ऑयल काफी हद तक गर्म है, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। तो ऑयल को मजीद गर्म किया जाएगा। कितना टेम्परेचर शेफ? सर हमारे उधर जो सिलेंडर होता है उसकी तो 120 होती है। हाँ यहाँ पे आम क्योंकि हम चूल्हा यूज करते हैं तो इस वजह से हिसाब से ज्यादा ना हो, ज्यादा तेज ना कलर आ जाए, अंदर से कच्चा रह जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको जरा टेम्परेचर हाई करके पहले जो ऑयल है इसका टेम्परेचर हाई करना है, रेज करना है और उसके बाद आप इसमें जो है वो ऐड करेंगे। हमारा सही भी गर्म हो गया, ऑयल ठीक गर्म हो गया है मेरा ख्याल, है ना? तो ये देख रहे हैं कि प्रॉपर ये बन रहा है और इसके ऊपर क्रम्स भी बन रहे हैं। तो इसे मैरिनेटेड चिकन को आपने इस तरह से उठाना है और इसके अंदर डिप कर देना है अच्छे से, ताकि ये मैरिनेटेड चिकन जो है इसके अंदर लग जाए। और लगने के बाद हम फिर इसको फ्राई करने के लिए रखेंगे। और फ्राई कितनी देर शेफ करेंगे सर? इसे 3 से 4 मिनट लगेंगे। ऑलरेडी चिकन है, चिकन बहुत कम टाइम लेता है सर। हाँ और देखें ना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन साथ में जो आप सॉस बनाएंगे उसका भी तो बताएं सर। ना, ये हमारे तो पास सर हमारे पास माइनीज है सर, इसमें हम ये मुझे पकड़ा दें, आप काम करें। और हमारे पास पार्सले हैं सर। कितना ऐड करेंगे इसमें? 1 चम्मच ऐड करेंगे सर। 1 चम्मच पार्सले ऐड किया जाएगा, इसकी लुक भी अच्छी आ जाए। हाँ प्रेजेंटेशन तो एक अहम चीज होती है। चम्मच होगा सर क्रश चिली का, क्रश चिली एंड देन ½ टीस्पून होगा सर व्हाइट पेपर। 1 पंच लगाएंगे सर ओरिगेनो का फ्लेवर के लिए सर। ओरिगेनो इज अ मस्ट। ½ टीस्पून लगाएंगे चम्मच सर नमक का ½ टीस्पून, और इसे मिक्सअप कर दिया जाएगा। मिक्स करेंगे सर। उसके बाद आगे हमारे बन रहे हैं सर, उसको हम चॉप करके सर इसी टाटर सॉस के अंदर चॉप करके टाटर सॉस के अंदर जो है हम ऐड कर देंगे। पार्सले और हर चीज हमने डाल दी सर। हमारे रहेगा एग जब हमारे हो जाएंगे सर उसको चॉप करके सर इसी सॉस के अंदर यानी कि डाल देंगे, डिप कर देंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भी अब ब्राउन हो चुका है मुकम्मल तौर पे
और इसे हमने जो है वो निकाल लिया है और ख़ास तौर पे जो है प्लेट के अंदर प्लेस किया जाएगा। अब दूसरा भी ऐड करते हैं क्योंकि हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, इसलिए बाकी भी हम ऐड कर देंगे उसमें और ऐड करने के बाद उन्हें कुक किया जाएगा। शेफ़ मैं चाहता हूँ सॉस तो तैयार होगी है तकरीबन, बाकी भी आप अच्छे से मैरिनेटेड जो चिकन है उसको करें ताकि साथ साथ हम इसे पकाते चले जाएं। और आप देख सकते हैं नाज़रीन कि यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर अब बिल्कुल उतना ही है जितना होना चाहिए और इसमें भरपूर तरीके से चीज़ें जो हैं वो पक रही हैं और इस चीज़ को आप देख भी सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त सा ब्राउन कलर इनके ऊपर आ रहा है। और चिकन के क्योंकि ये मोटे पीसेस नहीं है, बारीक बारीक स्ट्रिप्स हैं, तो ये जल्दी पक जाती हैं, इसलिए इनको ये नहीं आपने करना कि पकता हुआ छोड़ के तो कहीं और निकल जाएं और बाद में जब 5 मिनट बाद आएँ तो ये मुकम्मल तौर पे ब्लैक हुए हों या पके जल जाएं, उससे उनका ये टेस्ट नहीं रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये पक रहे हैं और जैसे जैसे ये पकते चले जाएंगे हम निकाल के इनको प्लेट के अंदर प्लेस करते चले जाएंगे। तो शेफ़ इसके लिए एक और प्लेट आप अगर लगा दें तो ये इजी होगा कि हम जो मैरिनेटेड चिकन से अलहदा दूसरी प्लेट के अंदर उसे प्लेस करते चले जाएं और साथ साथ ज़रा नज़र भी रखें कि ये पक गए हैं। तो अगर आपने ऑर्डर करना है, हमारा ऑयल गर्म है सर, हाँ इतना टाइम नहीं होगा, इतना टाइम नहीं लगेगा और तकरीबन पक गए हैं, इसलिए हम इसको निकालते चले जाएंगे। अभी निकालने चाहिए शेफ़ या और निकाल दे सर, ये तो वही बात हो जाए सर, कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, पकेंगे नहीं। शेफ़ आपको वैसे डर नहीं लगता? गरम गरम ही उठा के आप रखते चले जा रहे हैं, हाथ भी जल सकता है वैसे इससे। तो नाज़रीन इसका अरोमा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है और स्टूडियो में जो अरोमा आ रहा है उससे हम चिली गार्लिक सॉस भी खाएंगे साथ इसके सर। अच्छा, चिली गार्लिक सॉस भी इसके साथ मौजूद होगी और टाटर सॉस भी सर, टाटर सॉस इसकी अपनी सॉस है सर। चिली गार्लिक अगर कोई लाग करना चाहता है सर तो वो हमने चिली गार्लिक सॉस भी सर रखी हुई है ये। ठीक है जनाब, दो तरह की सॉसेस हमने रखी, अपने खाने का भरपूर इंतजाम किया। आप भी घर के अंदर जब बनाएं तो मज़े मज़े की सॉसेजेस जो हैं उनका इस्तेमाल रखें ताकि आपको भी अपने खाने की लज्जत का मजा आए। और आजकल क्योंकि मौसम भी सर्द है, खुशगवार मौसम के अंदर तो वैसे ही आपको अच्छा खाना मिल जाए तो आपके मौसम का मजा जो है वो दुबाला हो जाता है। तो अभी हम मजीद क्रम्स जो है वो बना के इसमें डिप करें। अच्छा शेफ, इसमें भी तो ऐसा हो सकता है ना कि आप क्रम्स लगाने के बाद दोबारा इसे वाटर में डिप करके क्रम्स में ही दोबारा डिप करें? सर वो बेस बन जाएगी, ज्यादा क्रिस्पी हो जाएगा, मजा आएगा वो। लेकिन ये सिंपल सा लगाया ना, कुछ लोग ज्यादा क्रम्स पसंद नहीं करते सर, इसलिए ना इसे ज्यादा लोग क्रम्स नहीं पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये है। लेकिन अगर किसी ने ज्यादा क्रिस्पी खाना हो बननी चाहिए तो उसके लिए उनको ये करना चाहिए कि ज्यादा क्रम्स इसके साथ जो है वो बाउंड करें। उसके लिए आपको वाटर के अंदर इसे दोबारा डिप करना होगा और डिप करके आप इसे जो है वो ख़ास तौर पे वाटर के अंदर डिप करने के बाद बना सकते हैं। तो जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि मैं भी काफ़ी हद तक सीख गया हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल करने की भी कोशिश करता हूँ कि जैसे शेफ़ बना रहे हों वैसा मुझे भी बनाना आ जाए। घर में बाज़-औक़ात बंदा अकेला होता है तो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट जो है वो करता रहता है। अंडे सर हमारे हो रहे हैं सर, एग्स। अच्छा, एग्स को इसमें क्यों शामिल किया जाता है? टाटर सॉस में सर चॉप करके डालेंगे सर। हाँ, उसकी खास वजह क्या है? टेस्ट क्या आता है? एक रेसिपी है सर, उसका अपना एक फ्लेवर आएगा। हल्का चॉप किया होगा, कोई एक बात लेंगे किसी चीज़ के साथ, उसमें अंडे का अपना एक फ्लेवर आएगा। टेस्ट जो हमने डाला हुआ उसका एक मायनीज का अपना है, टेस्ट का अपना है। ये वैसे रेसिपी है कहाँ की? ये सर इंग्लिश रेसिपी है सर, इंग्लिश रेसिपी। और बुलेवार्ड के अंदर ये कहाँ से मिलेगी? सर बुलेवार्ड सर होम बेकरी हॉट किचन है सर हमारा, इससे सर मिलेगी इंशाल्लाह। होम बेकरी से अगर जनाब आपको बाहर जाके मन हो खाने का तो उसके लिए आप बुलेवार्ड जाएं। स्ट्रिप इसका नाम है सर। टाटर सॉस हो सकती है सर, चिली गार्लिक सॉस के साथ आपकी चॉइस है कि आप किसके साथ खाना पसंद करेंगे। तो आपकी चॉइस पे जो है वो डिपेंड करता है सर। अच्छा, इसके साथ ड्रिंक्स कौन सी मोस्ट? सर लेमनेड हो सर, चिकन है तो लेमनेड ही ज़्यादा बेस्ट। हाँ, वैसे चिकन के साथ चाहे आपके स्टेक्स हों या फिर दीगर रेसिपीज हों, उसके लिए जो है वो लेमनेड ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। जी। और उनकी कोशिश होती है कि ऑर्डर में कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय लेमनेड को जो है प्रेफरेंस दी जाए, उससे आपका खाना जो है उसकी लज्जत दुबाला हो जाती है। और जनाब आज हम मिंट मार्गरीटा भी तो वैसे आगे, क्योंकि 2 महीने गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी और गर्मियों के शुरू होते ही फिर मिंट मार्गरीटा शुरू हो जाता है। और बाद अभी भी मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो मोस्टली वहाँ पे जब लोग सर्दी है वैसे एंजॉय करने के लिए जरूर
लेते हैं जी, जी। लेकिन उनकी कोशिश होती है कि मिंट मार्गरेटा जी, जी। साथ में ऑर्डर किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों को काफी ये पसंद होता है। जी, जी। और सॉस जो है उसका कितना अमल दखल होता है डिश की लज्जत को चार चांद लगाने के लिए? सॉस सर हमारी टाटा सॉस है जो सर, जो सेपरेटली हमने टाटा सॉस बनाई है ना सर, इसकी वो रेसिपी आपको बता दी है सर। इसके हम एग्स डालेंगे चॉप करके, चॉप करने के बाद हम इसको जब क्रम होगा हमारा बिल्कुल तैयार रेडी हो जाएगा, इसकी थोड़ी सी गार्निश करेंगे टाटा सॉस की सर, ताकि इसकी लुक भी अच्छा आ जाए, ताकि खाने में भी मज़ा आए सर। और मुझे ये बताएं कि ये जो हम कर रहे हैं, ये बना रहे कितने परसेंट की सर्विंग के लिए? ये जी सर, कितने परसेंट सर्विंग के लिए, कितने लोग इसे खा सकते हैं? सर अगर और कितना चिकन था, क्वांटिटी भी तो बतानी है ना। हमारे पास हाफ के जी किचन था सर, उसके हमने स्लाइस किए हैं। हमारे पास कम से कम 20 स्लाइस होंगे सर। 20 स्लाइसेस होंगे। जी जी, अगर किसी को पसंद आए तो सर एक आगे खा सकता है सर। वैसे मैंने टेस्ट किया है नाज़रीन, ये तो बड़ा टेस्टी बना है सर टाटा सॉस। और लेकिन अभी इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बाकी है, अभी कुछ चीज़ें इसकी बाकी हैं, वो भी साथ साथ इंशाल्लाह करते जाएंगे। चलें जनाब, आप इसे बनाएं। जी जी, उतनी देर हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं। बिल्कुल सर। नाज़रीन, आजकल हमारे यहाँ पीएचडी तो हैं, लेकिन पीएचडी से भी कम क्वांटिटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने कम क्यों हैं, इसकी पढ़ाई आखिरकार इतनी मुश्किल क्यों है? और ये कहा जाता है कि इसे पढ़ते पढ़ते आपके बाल झड़ जाते हैं, आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए जो है वो पूरा नहीं होता। और बहुत सारे बच्चे इसकी ट्राई करने की कोशिश करते हैं और आज से ही वापस आ जाते हैं, आधे रास्ते से ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि मुश्किल इतना होता है कि हर एक के बस की बात नहीं होती इसे मुकम्मल कर पाना। और हमारे साथ आज एक ऐसे ही नौजवान मौजूद होंगे जिन्होंने कम उम्र के साथ ही सीए को मुकम्मल किया और अब अच्छी जॉब भी कर रहे हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है इनका। हमारे साथ तैयब मौजूद होंगे। तैयब, कहा जाता है अक्सर, पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर, आपके तो बाल भी ब्लैक हैं, झड़े भी नहीं, और ये सुनने में आता है कि जो मोस्टली सीए करते हैं उनके बाल झड़ जाते हैं, सफेद बाल आना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं अपने ऊपर। ये राज क्या है, इतनी कम उम्र के अंदर सीए कंप्लीट कर दिया आपने? आई बिलीव ये अल्लाह ताला की खास रहमत है, अल्लाह ताला की देन है, ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें स्पेशल ये है कि वन शुड हैव टू वर्क रियली हार्ड, डेडिकेशन चाहिए होती है, कमिटमेंट चाहिए होती है, एक रूटीन मैनेज करनी होती है, और पेरेंट्स की, फैमिली की दुआएं होती हैं। सो आई थिंक देयर इज नथिंग जो इम्पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वैसे मैंने जो सुना है, क्या उसमें सदाकत है कि 7 साल तक आप कमरे में बंद रहे और किसी को नहीं मिले, बस सीए के हवाले से स्टडीज चलती रही आपकी? एक्चुअली थोड़ा सा एग्जैजुरेटेड है ये बात, इस तरह की कोई बात नहीं है कि 7 साल में कमरे में बंद रहा हूँ, लेकिन अगेन इट इज़ अबाउट कमिटमेंट, इट इज़ डेडिकेशन। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको सोशली अनप्ट होना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ों को लाइक प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती है, और उन प्रायोरिटीज़ में आपको देखना पड़ता है कि आपको पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। तो समटाइम्स हम भी ऑब्वियसली डेडिकेशन की वजह से, एक टाइम देने की वजह से उसी तक कंस्ट्रेन रहे हैं और लोगों से बहुत कम मिले हैं। उस एफएससी आपकी प्री मेडिकल, उसके बाद आपने बिल्कुल ही जनरल चेंज किया और सीए के अंदर चले गए, क्या वजह थी? वजह ये कि हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में ये ओवरऑल एक एजुकेशन का, आपको पता है जो पूरा सिस्टम है वो रिवैम्प होने वाला है, और उसमें शुरू से ही बच्चों को ये कहता है, बच्चा पैदा होता है तो उसको कहते हैं ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये फलां है, तो ये टमकान है। तो उस वजह से मुझे भी स्टार्ट से मेरे पेरेंट्स ने यही कहा था कि यू शुड बी अ डॉक्टर, और वो मुझे कहा गया, वो मेरे जहन में तो था, लेकिन आई डोंट वांट टू डू दैट। मेरी वो नेचर में मेरी लाइक वो मेरी नेचर का पार्ट नहीं बन सकता था। और मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक शेख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे आसपास सारे लोग बिजनेस करते थे, तो आई वांटेड टू स्टडी बिजनेस रादर देन कि मैं मेडिकल की साइड पे जाऊं। तो वो पेरेंट्स का प्रेशर था, लेकिन साथ में मेरी एक अपनी भी थी। तो अल्टीमेटली मैंने अपने जब फादर से बात की तो ही सेड नहीं, अगर जो तुम करना चाहते हो, इफ यू आर केपेबल इनफ, और तुम मुझे कहते हो कि तुम ये कर पाओगे, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो शिफ्ट यही था कि उनका कहना ये था और मेरा कहना ये था, तो उन्होंने फिर मेरे कहने के साथ चले। अच्छा, ऑल ओवर द पाकिस्तान ने अबाउट 10,000 पीपल हैं जिन्होंने सीए कंप्लीट किया अपना, और ये रेट पीएचडी से भी कम है, विच मीन के काफी मुश्किल टास्क है, इसे जो परफॉर्म करना चाहता है उसके लिए इजी काम नहीं है। आप क्या कहेंगे, इनके पीछे मुश्किलात इतनी क्यों है, इतना मुश्किल क्यों है ये? और बहुत सारे लोग तो इसे करते करते वापस चले जाते हैं आधे रास्ते से ही। इसमें एक्चुअली हनान, मैंने आपको बताया हमारी एजुकेशन का जो सिस्टम है ना, वो प्रोफेशनल डिग्रीज को
उस तरह से इंटीग्रेटेड नहीं है। और एजुकेशन सिस्टम में जो फ्लॉज हैं उसी की वजह से अल्टीमेटली सीए के साथ जो एक लिंक टूटा एंड पे, क्योंकि सीए की एक प्रोफेशनल एजुकेशन है और उस प्रोफेशनल एजुकेशन में आपकी जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि हमारा जो सिस्टम है, फरसूदा सिस्टम है तालीम का, वो हमें उस तरह से लिंक नहीं है आपस में। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये कि जो आईकैप जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन लोगों का जो एक पेपर सेट करने का क्राइटेरिया है ना, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। तो वो उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए बहुत समटाइम्स लोग जो स्टार्ट में ज्वाइन करते हैं वो क्योंकि उनको मुश्किलात बहुत ज़्यादा आती हैं और वो उसको पूरा नहीं कर पाते। और हमारे यहाँ फेलियर काफ़ी ज़्यादा होती है, इतना पासिंग रेशो नहीं है जितना फेलियर रेशो है। तो फेल होने के बाद अपने आप को दोबारा से स्टैंड करना कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे साथ मेरे अहबाब हैं, दोस्त हैं, उस चीज़ को कंसिडर करना, बैकअप करने के लिए आपको काफ़ी सपोर्ट चाहिए होती है, जो मेरे साथ थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फेल होते रहे, पास होते रहे, फेल होते रहे, पास होते रहे, लेकिन अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह उस डेस्टिनेशन तक पहुंचे हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता भी हूँ वो अभी भी बहुत सारी चीज़ों में फेल होते हैं, बार बार अटेम्प्ट्स लेते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि थक हार के वो कहते हैं यार ये कंप्लीट नहीं होगा, स्टेप बैक कर जाते हैं और किसी ना किसी और फील्ड के अंदर निकल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि आधा आधा उनका सीए कंप्लीट हुआ है लेकिन अच्छी जगहों पे जॉब्स कर रहे हैं। इसका स्कोप क्या है, थोड़ा इसके स्कोप के हवाले से भी बताइएगा। क्या जॉब आपको तब तक ही ऑफर होती है जब सीए कंप्लीट हो जाता है, या अगर आपने इसके कुछ सेमेस्टर्स या जो भी इसका सिस्टम होता है हाफ अगर आपने सीए कंप्लीट किया उसके बाद भी आपको जॉब मिल सकती? सीए की खूबसूरती ये है कि आपका अगर आप कंप्लीट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी हैं और आप पार्शली क्वालिफाइड हैं तो आफ्टर सर्टेन टाइम, यानी कि इसके 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 2 तक जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपकी जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपका 3.5 से 4 साल का एक ट्रेनिंग का पीरियड होता है जिसको आर्टिकल्स कहा जाता है। उस पीरियड में ना हम लोग जो एजुकेशन हमने ली होती है उसको अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और सीखते हैं, और हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं। वो एक्सपोजर जो है ना किसी और फील्ड में नहीं है। जिस एक मेडिकल में है कि जो वो पढ़ते हैं हाउस जॉब करते हैं, इसी तरीके से हमारा है, तो वही सेट अपार्ट फ्रॉम देयर। और उसी वजह से अगर किसी का सीए पूरा नहीं भी हुआ, लेवल 3 आपने वो आर्टिकल्स करने के साथ साथ करना होता है। अगर आपका सीए पूरा नहीं भी हुआ लेवल 2 तक है, तो आपके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है जिसकी बेस पे आपको बहुत, इवन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे यंग जो पार्ट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आई बिलीव कि कोई भी इदारा जो है वो जो प्रोफेशनली चीज़ों को लेके चल रहा है, वहाँ पे आप किसी भी इदारे में देखेंगे वहाँ पे आपको पार्ट या फुल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मजीद गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। तैयब हमारे साथ मौजूद हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। तैयब, आपके मौजूद होने से, आपकी एक्सपर्टीज का फायदा उठाते हुए हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि मुल्क पाकिस्तान की जो सूरत हाल है कर्जों के ऊपर, अगर उस पर गुफ्तगू की जाए तो आप बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या सजेशंस देंगे कि इस सूरत हाल से किस तरह से निकला जाए, और दिन ब दिन हमारे कर्जे बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? ये क्या चेन रिएक्शन है जो स्टार्ट हुआ है और रुकने का नाम नहीं ले रहा, कर्जों में डूबता चला जा रहा है दिन ब दिन हमारा मुल्क? एक्चुअली ये इसको अभी की गवर्नमेंट के साथ तो बिल्कुल लिंक नहीं किया जा सकता। ये एक पूरा प्रोसेस है, ये जो कर्जों का, ये सर्कुलर डेट्स का, ये हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड बैलेंस है, इन सबको इस इकट्ठे एक तनाजुर में देखना चाहिए। और आई बिलीव कि पिछली गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज थी उनको जब यहाँ आके रिवर्ट किया है तो कुछ उससे भी इम्पैक्ट आया कि हम, और कुछ जो डॉलर का रेट है वो सब्सटेंशियली इंक्रीज किया है। उसके बेनिफिट्स भी हैं लेकिन उसके बहुत सारे जो है वो नेगेटिव्स भी हैं, जिसकी वजह से भी हमारे कर्जे एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जहाँ तक बात रहेगी कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के ऊपर, आप, हम एक लेमैन के लिए बात करते हैं यहाँ पे, किसी भी इंसान के ऊपर कोई कर्जा हो तो वो उसको कैसे ख़त्म करेगा? अपनी इनकम को बढ़ाएगा। जब पाकिस्तान के अंदर नए एवेन्यूज जनरेट किए जाएंगे, जब पाकिस्तान के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाएगा, वो ह्यूमन रिसोर्स हो, वो कैपिटल रिसोर्स हो, वो नेचुरल रिसोर्स हो, जब उन सारे रिसोर्सेज को मुकम्मल एक्सप्लॉइट किया जाएगा तो उसके बाद ही हम कुछ ऐसी सिचुएशन की तरफ जा सकते हैं
जहां पर हम कहें कि हम अपनी इनकम को बढ़ा चुके हैं, हमारा जो डेफिसिट है कि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, हमने लोगों के देने ज़्यादा हैं, हमने लोगों से लेने कम है, हम उनको कर चुके हैं। गवर्नमेंट की जो ओवरऑल आई बिलीव जो पॉलिसी है उसमें बहुत सारे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको मैं मद्देनजर रखते हुए ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को ये पॉलिसी को एक लॉन्गर टर्म को रखते हुए, एक लॉन्गर स्ट्रैटेजी को देखते हुए इसको सस्टेन करना चाहिए। जो चैलेंजेस हैं, जो हिकअप्स हैं, जो बॉटलनेक्स हैं, उनको बिल्कुल साइड पे करना चाहिए। जहां पे रन टाइम प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए और इस पॉलिसी को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ ही लगाना चाहिए। और एंड आई बिलीव कि हमारे मुल्क के साथ एक अलमिया है कि हर 3 साल बाद, हर 5 साल बाद जो है वो पहले गवर्नमेंट्स का जो है वो एक किस तरह से रहा है कि पासा पलटता गया है, एक तख्ता उल्टा गया है। जो नई गवर्नमेंट आएगी अल्टीमेटली पुरानी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजीज को खत्म करेगी, पॉलिसियां खत्म करने के बाद अपनी तर्ज की पॉलिसियां लाएगी, उससे डिस्टर्ब होगा पूरा का पूरा निजाम। लेकिन इसके लिए आप नहीं समझते कि एक थिंक टैंक मौजूद होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट से भी मुबर्रा हो, साइड पे हो, जो बिजनेस पॉलिसीज को देख रहा हो और इस मुल्क में मैशियत को मजबूत करने के लिए काम करे? एक्चुअली उस थिंक टैंक के ऊपर भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बहुत सारे लोगों का होता है। और आई एग्री विद योर स्ट्रेटजी, आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है। थिंक टैंक को करना चाहिए काम, और उसको जो पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, वो डीपोलिटिसाइज होना चाहिए। और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क की तरक्की और मैशियत की मजबूती होना चाहिए। बिल्कुल, ताकि इस मुल्क की तरक्की की राह में किसी भी किस्म की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो ना आए और मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो। इसके साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। मौजूदा सूरत हाल की वजह से इंटरनेशनल मार्केट का रुझान ज्यादा पाकिस्तान की तरफ हुआ और अल्टीमेटली बोझ जब ज्यादा पड़ा, ज्यादा कस्टमर्स पाकिस्तान आए, तो गिव करने की, देने की सलाहियत जो है इनकी बढ़ाने की बजाय वो उतनी ही थी जितनी पहले थी। मतलब फुल रिसोर्सेज अपने यूटिलाइज करना शुरू हो गए, लेकिन नई इंडस्ट्री नहीं लगी। अब आने वाले दिनों के अंदर जब दूसरी कंट्रीज की इंडस्ट्रीज यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे वो, और कोविड का जो एक फिजा फैली हुई थी वो खत्म हो जाएगी, तो उससे अल्टीमेटली हमारे यहाँ कस्टमर्स जो हमारे अब आ रहे हैं, बोझ ज्यादा बढ़ रहा है दिन ब दिन एक्सपोर्ट्स का, वो कम हो जाएगा और कम होने से हमारी फिर ट्रेड डेफिसिट में काम जाना शुरू हो जाएगा। इसको किस तरह से ओवरकम किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाएगा? एक्चुअली मैं राइट नाउ जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ वो पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कंपनी है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बड़े अच्छे तरीके से दे सकता हूँ। मैं आपकी छोटे से आपके सवाल से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। जी जी। ये जो बोझ, आई थिंक जो हमारे पास जो हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, ये हमारे लिए बोझ नहीं, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी को मुकम्मल यूटिलाइज काफी हद तक हमारी इदारों ने, हमारे यहाँ के लोगों ने किया है। हमारे यहाँ लेबर की भी शॉर्टेजेस रही हैं एकदम से जब एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, और लेबर ने भी वो भी मैक्सिमम अर्निंग कर पाए हैं उसमें। जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टेक्सटाइल और जितने भी अदर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, एक्सपोर्ट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास जो ऑर्डर्स आए हैं उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट का रोल बहुत अहम है। गवर्नमेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट ने हमें बहुत ज्यादा रिलीफ दिया है। गवर्नमेंट ने एनर्जी के ऊपर एक रिलीफ दिया, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी जो चीज की थी कि जो रेट है, जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट है, वो फ्लेक्सिबल कर दिया था विद मार्केट। वो उसको किसी भी तरीके से, मतलब मार्केट जो इंडिकेटर्स हैं उसके साथ लिंक कर दिया गया था, जिसकी वजह से हमें एक्सपोर्टर्स को जो फॉरेन एक्सचेंज गेन हुआ है वो काफी ज्यादा हुआ है, जिसका इम्पैक्ट नीचे तक गया है। बहुत सारी इंडस्ट्री किसी हद तक लगी भी है, जो लेबर्स थे उन लोगों, लेबर दोबारा से जो है वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर पाए हैं। बहुत देर से लोग फ्री बैठे हुए थे। थिंग इज कि आपने कहा कि लेबर की कमी है, मैं यहाँ पे जरूर मेंशन ये करना चाहूंगा, क्या लेबर की कमी है या स्किल्ड लेबर की कमी है? ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एक्चुअली दोनों चीजों की कमी है। हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले ऊपर भी तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव बिल्कुल लेना चाहिए। गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा रोल है ओवरऑल इन तमाम चीजों में। आपका क्वेश्चन था एक साथ ही साथ कि पोस्ट कोविड, यानी जब कोविड खत्म हो जाएगा और जो दूसरे मुल्क हैं उनके भी एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स दोबारा से आ जाएंगे। अब एक्चुअली देखें, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास यहाँ पे ऑर्डर है, एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, उसको सेटिस्फाई करना है अपने कस्टमर को। वो हो सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हो, जब कोई और मार्केट में आ जाएगा, डिमांड सप्लाई का जब दोबारा से एक रिलेशन क्रिएट होगा, हो सकता है उसको कुछ देर फॉर द लॉन्गर टर्म सोचते हुए इस चीज को देखना पड़े कि वो अपनी प्राइस को मार्केट कॉम्पिटिटिव रखे। डिमांड सप्लाई के गैप को, अपनी सप्लाई जहां तक वो ले गया हुआ है उसको, सप्लाई को मजीद बढ़ाने की तरफ जाए। और
शॉर्ट टर्म ना सोचे, लॉन्गर रन सोचे। और भी बहुत सारे क्वालिटी के इश्यूज, कस्टमर को सेटिस्फाई करने में क्वालिटी के इश्यूज को हम लोगों को बड़ा कंसीडर करना है। कस्टमर किसी के पास, किसी भी और मुल्क के पास क्यों जाएगा? जाहिर बात है यहाँ उसको प्राइस कम मिलेगी, यहाँ उससे क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो ये दोनों चीजें हैं जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तीसरा रोल आता है इसमें गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, उनका इसमें बहुत ज्यादा रोल है और वो काफी हद तक पॉजिटिव है इस बारे में, और एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा इंकरेज किया जा रहा है गवर्नमेंट लेवल पे। इंटरनेशनल मार्केट की आपने बात की, उसमें आपने कहा कि ऑटोमेटिकली आपका जो बायर होता है वो ये देखता है कि क्वालिटी और उसके साथ साथ उसकी प्राइस जहां से उसे बेहतर मिले वहां पे जाता है। जब यहाँ की बात आती है बिजली महंगी होने की वजह से और दीगर टैक्सेस की वजह से आपके प्रोडक्ट का जो रेट है वो इंक्रीज कर जाता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी, फिर ऑटोमेटिकली दूसरे मुल्कों की तरफ उनका रुझान बढ़ता है। इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। तैयब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ मजीद गुफ्तगू करते हैं। तैयब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे सवाल जो पूछ रहा था कि हमारे यहाँ टैक्सेशन और इसके साथ साथ बिजली की कीमत ज़्यादा होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाता है दूसरी कंट्री से, और ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिर रुझान बायर का दूसरे मुल्कों की तरफ होता है। आपको क्या लगता है कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर हमारी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए ताकि हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में मजीद बूम आ सके? आई बिलीव एक जो कुछ है कि हम लोग अभी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, इसको दोनों तनाजुर में देखना चाहिए। एक है कि एग्जिस्टिंग जो हमारी प्रोडक्शन चल रही है, जिसमें टेक्सटाइल है, राइस है, लेदर के प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी 3 मेजर इंडस्ट्रीज हैं जो हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें। इनको तो टैप करने के ऊपर, इनको मजीद बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कर भी रही है, एंड आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट। और हमें एक बगैर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के, बगैर उन चीज़ों के, जो कोई भी काम अच्छा कर रहा है, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पैट्रियट, हम लोगों को गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करना चाहिए जो अच्छे कर रहे हैं, और गलत को गलत कहना चाहिए। तो गवर्नमेंट बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है टेक्सटाइल पे, और जो एक्सपोर्ट कंपनीज के ऊपर इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर गवर्नमेंट को जो एक स्टेप उठाना चाहिए, हमें गैस जो है उसके ऊपर कर्टेल किया जा रहा है। ओवरऑल गैस को कर्टेल किया जा रहा है, और गैस के बगैर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। हमें फिर RLNG या अदर प्रोडक्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा, ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा। उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मजीद इंक्रीज होगी और मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना बहुत मुश्किल होगा। ये तो हो गया कि एग्जिस्टिंग। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। आई बिलीव कि गवर्नमेंट को जो फैसिलिटीज़ हैं, जो लोन्स की फैसिलिटीज़ हैं, उसको इन्हांस करना चाहिए, और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले भी रही है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो काफ़ी गैप है, हमारी जो इस वक्त टोटल एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की, वो $20 बिलियन के लगभग है। ये $25 बिलियन तक जानी है, गवर्नमेंट का प्लान है इन फ्यू इयर्स। हमारा एक बहुत अनटैप्ड एरिया है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन गवर्नमेंट उस तरफ बहुत जो है वो धीमी रफ्तार से चल रही है, और उसमें तरक्की कम है, उसमें एक्सपर्ट्स भी हमारे यहाँ कम हैं। अगर इंडिया की निस्बत देखा जाए, इंडिया में IT एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। एग्जैक्टली। एंड मैं एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें तैयब ये मेंशन किया गया था कि क्या दुनिया के 10 अमीर तरीन आदमी ऐसे हैं जो कि फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, यानी जैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट दे रहे हैं ना उनको, फिजिकली उनके हैंडओवर कर रहे हैं, उसके इवज हमें पैसे दे रहे हैं, तो वो उनमें से किसी भी लिस्ट में नाम नहीं था फिजिकल, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, कोई भी बिजनेस टाइकून हो। दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन बंदों में उनका नाम नहीं था। उनमें नाम था अमेजोन के मालिक का, ऐसे जो IT से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं और इंटरनेट से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं। तो हमें इस फील्ड को भी देखना चाहिए। वो अकेला शख्स इतने पैसे कमा रहा है कि पाकिस्तान जैसी कई स्टेट्स को वो अपनी इनकम जो जनरेट कर रहा है उससे खड़ा कर सकता है। तो अगर हम ऐसा एक भी एक्सपर्ट अपने मुल्क को दे देते हैं जो कि इस चीज को समझ के, इंडल्ज होके, मामलात को देख के इसमें आगे जाए, इसमें तरक्की करे, तो मेरा ख्याल है हमारी मैशियत बहुत मजबूत हो सकती है, बहुत बेहतर हो सकती है। मैंने आपको बात की थी $20 बिलियन की हमारी टेक्सटाइल, जो हमारा मेजर एक सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट है। हमारी जो IT इंडस्ट्री है वो सिर्फ $500 मिलियन की है इस वक्त, 500 से 600 मिलियन और इंडिया की अराउंड $30 बिलियन प्लस है। बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन। और इसमें अभी इस आदादो शुमार में वो एलिमेंट शामिल नहीं है
जो फ्रीलांसिंग कर रही है। जो फ्रीलांसर्स हैं वो अभी इसमें शामिल नहीं होते। इंडिया के फ्रीलांसर्स की भी, क्योंकि उनका मुल्क बड़ा है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो आईटी में बहुत आगे हैं हमसे, वो भी अगर ऐड किया जाए तो वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। एक आर्टिकल में पढ़ा था, उसके अंदर आ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर 36 बिलियन यूएस डॉलर की सिर्फ और सिर्फ आईटी से एक्सपोर्ट्स हम ले सकते हैं। आप ये देखें कि पूरी जिंदगी से हम टेक्सटाइल को काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल के ऊपर फोकस है, वो 20 बिलियन पे आज तक। और आईटी की एक खूबसूरत बात ये है कि यू डू नॉट नीड टू सेट अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। सेटअप बड़ा नहीं, घर पे बैठे भी घर पे बैठ के लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे जो यंग लैड्स हैं वो उससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव ले इस तरफ और आईटी की सेक्टर को जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, जहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लैक करते हैं, उनको स्किल्स दिए जाएं, उनको सपोर्ट दी जाए, I believe that is a big I think it will be very good for our economy। और उस सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा काम होने वाला है। और सेक्टर पे काम होने के साथ साथ हमें अपनी नौजवान नस्ल को इसकी अहमियत के हवाले से भी बताना है, क्योंकि जब तक हम इसकी अहमियत को उजागर नहीं करेंगे ऑडियंस के अंदर, किसी शख्स के अंदर उसका चाम ही पैदा नहीं होगा, उसको पढ़ने का शौक ही नहीं पैदा होगा, उसकी तालीम हासिल करने का शौक नहीं पैदा होगा, तो वो किस तरह से जो है वो इस चीज को ओवरकम कर सकता है। तो जनाब, आज बायो आमला की तरफ से सवाल का जिस खातून ने जवाब दिया उनका मैं नाम बताता चलूं, फौजिया वसीम है, जिन्होंने बायो आमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जो है वो विन किया है। तो आपको जनाब बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जो बायो आमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर विन किया है। और आज की डिश भी हमारी तैयार हो चुकी है और शेफ जो है वो लेके जनाब हाजिर हो रहे हैं और मुंह में पानी की नदियां तैयब साहब बह रही हैं, क्योंकि आज बड़ी जबरदस्त डिश जो है वो तैयार की गई है। और अगर आप भी बनाना चाहते हैं घर पे स्ट्रिप चिकन विद डिफरेंट सॉसेजेस, तो आपको हमारा आज का कंप्लीट सेगमेंट देखना होगा, ताकि आपको भी पता चल सके कि घर के अंदर कैसे तैयार कर सकें। सीए साहब, इससे हटके अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे, खानों में भी काफी दिलचस्पी होती है, लेकिन जब बंदा पढ़ रहा हो और काफी बुझ चुका हो अपनी पढ़ाई के अंदर, तो खानों की तरफ भी ज्यादा ध्यान नहीं जाता। उन दिनों में जब आप तैयारी कर रहे थे, खानों पे ज्यादा फोकस होता था या पढ़ाई पे? नहीं, खाने पे तो बिल्कुल फोकस नहीं होता था, बिकॉज मेरी अपनी पर्सनल एक मैं बात करूंगा, मैं जब काम ज्यादा कर रहा होता ना तो मैं खाता बहुत कम हूँ, तो मुझसे ज्यादा खा लूं तो फिर बंदा सुस्त हो जाता है, बंदा फोकस जो है वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन वैसे मैं आई एम वेरी फूडी, आई लव फूड, मतलब कॉन्टिनेंटल हो, देसी हो, फॉरेन, मैं हर किस्म की डिश को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। वन ऑफ योर फेवरेट फूड कौन सा है? मैं मटन लवर हूँ। मटन लवर? अच्छा यार, ये वैसे अजीब बात है, अजीब तो नहीं मैं ऐसे खैर कह सकता, मतलब मर्दों को ज्यादा मटन ही पसंद होता है, पॉलिटिशियंस हों, बिजनेसमैन हों, आज एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हमारे पास मौजूद है, तो मटन को ज्यादा लाइक किया जाता है। और खासतौर पे पाकिस्तानी डिशेस जो हैं उनका एक अपना टेस्ट टेक्सचर मौजूद होता है, लेकिन आजकल बहुत सारी नौजवान नस्ल फास्ट फूड पे भी डाइवर्ट हो रही है, वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो किस तरह से तैयब, वैसे आपके बाल नहीं सफेद हुए, किया क्या है आपने, मुझे थोड़ा सा ये भी बताया ना। मैंने बायो आमला बहुत ज्यादा यूज किया। ले जी, बायो आमला की भी तशहीर कर दी है उन्होंने साथ में कि बायो आमला बहुत यूज किया है, इस वजह से इनके बाल जो है वो काले। बायो आमला का जो गिफ्ट हैम्पर है उसके अंदर ब्लैक शाइन भी हम एक दे रहे हैं। आई बिलीव वो गिफ्ट हैम्पर मेरा बनता है। जरूर जी, जरूर आपको भी देंगे। अच्छा तैयब, आप क्या सजेस्ट करेंगे आने वाले दिनों के अंदर गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? जैसे अब गैस का बहरान पैदा होने की वजह से प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल शटडाउन होने के करीब पहुंच गया, 12-12, 24-24 घंटे अगर गैस की लोड शेडिंग होती है, तो किस तरह से अपने तमाम तर मसाइल हैं उनको ओवरकम करेंगे? और ये एक पूरी चेन साइकिल होता है, वो चेन साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपका प्रोसेसिंग यूनिट बंद है तो आप होलसेल की जो मार्केट्स मौजूद हैं घंटाघर के अंदर, वहां पे सप्लाई नहीं पहुंचेगी, होलसेल की दुकानों पे सप्लाई नहीं पहुंचेगी, ऑटोमेटिकली रिटेल वाला डिस्टर्ब होगा, रिटेल वाला डिस्टर्ब होगा, उसके रैक्स खाली होंगे, जो बायर जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो एक बार आएंगे, दो बार आएंगे, जब माल अवेलेबल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उसका कस्टमर भी खराब होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव क्या लेने चाहिए? एक्चुअली इट इज अबाउट प्रायोरिटी और रूट कॉज आइडेंटिफाई करनी चाहिए। गैस की शॉर्टेजेस क्यों आई है और ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर काम क्यों नहीं हुआ? अब इवन अब तो सर्दियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं, गैस की शॉर्टेज का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सो देयर आर सम मिसमैनेजमेंट्स। वो गवर्नमेंट एक्चुअली जब कोई चीज भी पोलिटिसाइज होती है ना, तो वहां पे इशू आता है। कुछ कैपेसिटी के इश्यूज हैं करंट गवर्नमेंट के, और कुछ ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज के इश्यूज हैं। अब जहां तक आपने बात की प्रोसेसिंग यूनिट की,
कपड़ा सप्लाई जरूर होगा लेकिन महंगा सप्लाई होगा, उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो उसका असर पूरी इकोनॉमी पे आएगा, ठीक है। और आप एक मैं इसके साथ ऐड करूंगा, आपके इस क्वेश्चन के साथ, आपके पिछले क्वेश्चन से भी लिंक करूंगा। हमारी टैक्सेशन के ऊपर बात हो रही थी, हमारा सारे का सारा फोकस जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का ताल्लुक भी महंगाई से है काफी ज्यादा, क्योंकि वो डायरेक्ट कंज्यूमर को चार्ज होता है। 17% सेल्स टैक्स, 16% सेल्स टैक्स एंड रिड्यूस रेट सेल्स टैक्स डायरेक्ट कंज्यूमर को चार्ज होता है। वो सप्लाई चेन के अंदर जितने भी रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स और वो सारे लोग हैं, वो इनपुट आउटपुट के मद में क्लेम कर लेते हैं। अल्टीमेट इंपैक्ट उसका कंज्यूमर के ऊपर आता है। वो भी पहले एक बहुत बड़ा हम लोगों के ऊपर एक बोझ रहता है जो कंज्यूमर की बात की जाए। दूसरा, अब इस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट ऑल्टरनेट, अभी लेटेस्ट देखें, लेटेस्ट आरएलएनजी की जो डिलेड शिपमेंट्स आई हैं, इन्होंने डिलेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से हमें आरएलएनजी का रेट इंक्रीज मिला है। वो पहले 7.1 7.9 से इस दफा $8 पर MMBTU से भी ज्यादा इंक्रीज कर गया। तो वो एक रीजन है कि गवर्नमेंट ने ऑल्टरनेट रिसोर्स पे भी नहीं काम किया और जो है वो एग्जिस्टिंग को भी शट डाउन करना बिल्कुल पड़ा। आप ठीक कह रहे हैं। फ्लॉज जो हैं उन्हें हमें दूर करके मामलात को बेहतर करने की जरूरत है और मैशियत को इस वक्त जो है वो मजबूत करने की जरूरत है। उसके लिए बहुत सारा काम गवर्नमेंट ने किया है, बहुत सारा करने की जरूरत है। अगर हो जाएगा तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब तरक्की पजीर की बजाय तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर उसका शुमार होगा। तो बहुत शुक्रिया तैयब आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।